चलो चैप्टर का नाम दे दीजिए, बोले हैं नाम ने, थर्मोडायनेमिक सेकंड। चलिए अब देखिए, ऐसा है, ये जो आपका थर्मोडायनेमिक सेकंड है, हम लोगों को इसमें जो है पर्टिकुलरली जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करना है भाई, चाक नहीं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करना है, ठीक है। चलिए, कोई बताएगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? इसमें हम लोगों को सेकंड लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी तरह से सेकंड क्या, अच्छा इंट्रॉपी के बारे में बताता है, तो क्या बताता है इंट्रॉपी के बारे में? हम तो ये जानते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कन्वर्सिबिलिटी की बात करता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कन्वर्सिबिलिटी की बात करता है। कन्वर्सिबिलिटी का मतलब है हीट को कितना वर्क में या वर्क को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। वो तो भाई जब डिफाइन करने का बात आएगा तो भाई ठीक है, जब डिफाइन करना होगा तो हम उसको इंट्रॉपी की मदद से डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर बात ये होती है कि सर अगर जनरल में कोई बात करता है कि सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो भाई सीधा ये है कि सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कन्वर्सिबिलिटी की बात करता है, यानी हम हीट को कितना एनर्जी में वर्क में या वर्क को कितना हम जो है हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो है ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, जो है ठीक है। अब देखिए बात ये आती है जो है कि यार ये तो बड़ा चक्कर में ये डाल रहा है सब इधर उधर, जो जेब में से निकाल देना। बात ये आ रही है जो है कि तो हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, बात ये आएगी जो है। लेकिन पहले हम ये तय कर लें कि कन्वर्सिबिलिटी का मतलब क्या है। कन्वर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि मैंने सर हम हीट को वर्क में या वर्क को हीट में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट करे या 100% एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे, कोई प्रोसेस ऐसा नहीं। जब भी हम कन्वर्सिबिलिटी की बात करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ एनर्जी लॉस होना स्वाभाविक है, जिसको हम लोग कहते हैं कंपनसेशन। जैसे अब एक मैं उदाहरण लूँ तो हो सके आप और क्लियर समझेंगे जो है। जैसे ये देखिए, ये मेरा सीलिंग फैन का एग्जाम्पल है। सीलिंग फैन में क्या होता है, हम लोग स्विच जब ऑन करते हैं तो कौन सी एनर्जी लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फैन में जाता है तो वो किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल वर्क। ये देखिए एग्जाम्पल एकदम आपके सामने है। हमने स्विच ऑन किया, कौन सी एनर्जी सप्लाई किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये किस में चेंज हो गई, मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो गई। ये बात एकदम तय है, सब लोग जानते हैं। फैन तब चलेगा जब उसके ऊपर आप वर्क करेंगे, अगर वर्क नहीं करेंगे तो फैन नहीं चलेगा। अब बात ये है कि सर जितना हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया, क्या पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो गया? तो नहीं। तो कहाँ पर एनर्जी का लॉस हुआ? जब पूरा नहीं कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी का लॉस कहाँ? ये आपको तो समझ में आना चाहिए ना सर। भाई पूरा वर्क नहीं हुआ, तो जब पूरा वर्क नहीं तो एनर्जी का
का लॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही नहीं सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो लॉस कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है? अरे भाई वो तो जब वर्क करेगा तब में चलेगा। तो पहले जब वर्क में कन्वर्ट होगा तो अब उसमें हीट की बात कहाँ से है? सीधी बात सोचो, सीधा वो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस के बारे में सोचो। फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टेंस हाँ, फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाएगा, फिर एक रेजिस्टेंस फिर चला जाएगा। तो रेजिस्टेंस कहाँ पर है? वायर में है। वायर में। तो सीधा काहे नहीं कहते हो सर कि जो आप यहाँ से वहाँ तक बिजली ले जाने का काम कर रहे हैं थ्रू वायर कर रहे हैं, और जितने भी वायर हैं सबका कुछ न कुछ रेसिस्टेंस होता है, और जब रेसिस्टेंस है, जब करंट फ्लो करेगी तो रेसिस्टेंस उसका विरोध करेगा। तो कुछ तो आपका ये वायर, ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं, कुछ तो वायर से के रेसिस्टेंस में समाप्त हो गई। अगर वायर का रेसिस्टेंस नहीं रहता तो जितना आप इलेक्ट्रिसिटी देते पूरा का पूरा वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन वो आपके जो वायर है वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का हमेशा विरोध करते हैं, क्योंकि जितने भी वायर हैं सबका कुछ न कुछ प्रतिरोध है। अब यह है कि जब वायर मोटा कर देंगे तो प्रतिरोध थोड़ा कम हो जाता है, वायर जितना पतला रखेंगे प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा हो। तो आप सीधा कहिए कि सर जो है हम यहाँ से जो बिजली फैन तक ले जा रहे हैं उसके लिए हमने वायर यूज किया है, और जो भी वायर है उनका कुछ न कुछ रेसिस्टेंस होता है। तो हमारी कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो है वायर के रेजिस्टेंस से लड़ने में कंज्यूम हो गई। तो जब बीचे में कंज्यूम हो गई तो कैसे 100% वर्क होगा? अभी तो गर्माने की तो बात तब आएगी जब वो चलेगा बेचारा। भाई गर्म होने की बात तो तब आएगी जब वो चलेगा। पहले तो बीच में यही रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर हम जो है एकदम स्विच के पास ही जोड़ देंगे, तो भाई स्विच के पास जोड़ेंगे तभी तो बिना वायर के नहीं भेजेंगे। ठीक है, वायर छोटा हो जाएगा तो एनर्जी लॉस कम होगा, लेकिन होगा नहीं। भाई सीधे बोर्ड से भी कनेक्ट कर देंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी को भेजने के लिए आप छोटा ही वायर यूज करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। बिना वायर के आप इलेक्ट्रिसिटी भेज नहीं पाएंगे। तो जब आप यूज करेंगे तो भाई जब क्योंकि वायर आपका छोटा है तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, वायर जितना लंबा रहेगा रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये आप जानते हैं। जो कोई भी आप प्रोसेस करें, जैसे मान लीजिए जो है जैसे मान लीजिए आप भगोना में पानी लिए हैं, हम कहते हैं कि इसको बॉयल करना है, तो आप हीट सप्लाई करेंगे। तो जब हीट, तो हमने तो ये नहीं कहा कि भगोना को गर्म कीजिए, हमने तो कहा कि वाटर को बॉयल कीजिए। लेकिन आप कहेंगे नहीं सर हम पहले भगोना को हीट देंगे, भगोना उसको देगा, तो कुछ हीट तो हमारी इस भगोना को चली जाएगी, तो 100% वर्क कहाँ? तो जब भी कोई प्रोसेस करेंगे उसमें कोई न कोई सिस्टम जरूर आप बनाएंगे, कोई न कोई जरूर सिस्टम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये फैन को चलाने के लिए ये आपने एक सिस्टम बनाया कि हम एक बोर्ड बनाएंगे, बोर्ड में वायर लगाएंगे, वायर के थ्रू फैन को चलाएंगे, तो ये सिस्टम है। तो जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के द्वारा आपको एनर्जी लॉस मिलना स्वाभाविक है। इसी तरह इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 100% हीट को वर्क में या एनर्जी को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई प्रोसेस करेंगे तो कुछ न कुछ एनर्जी लॉस होना स्वाभाविक है। लेकिन कार्नाट साहब ने, साइंटिस्ट का नाम है कार्नाट साहब ने, एक रिवर्सिबल साइकिल डेवलप किया है, और उस रिवर्सिबल साइकिल की मदद से उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि जितना हीट सप्लाई करेंगे उतना वर्क हो। उन्होंने ये प्रूव किया कि सर जितना हीट सप्लाई करेंगे हूबहू उतना ही वर्क हो। यानी इसका मतलब है कि 100% कन्वर्जन हो रहा है, और जब 100% कन्वर्जन होगा तो हम जो है कहेंगे कि यहाँ पर एनर्जी लॉस हमारा जीरो है जो है। तो कार्नाट साहब ने ये करके प्रूव किया कि सर हम एक रिवर्सिबल साइकिल लेंगे और उस रिवर्सिबल साइकिल की मदद से हम आपको बताएंगे कि जो है जितना हम सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं पूरा का पूरा वो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करने चलेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल। जब आप करने चलेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन कार्नाट साहब ने ये करके दिखाया है, तो हम भी आपको प्रूव करके दिखा देंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल।
इम्पॉसिबल, आपके लिए ये संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम कार्नाट साइकिल को डिस्कस करेंगे और उसकी मदद से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कार्नाट साहब ने हीट सप्लाई किया और सिस्टम ने वर्क किया। उन्होंने एक रिवर्सिबल साइकिल लिया था। रिवर्सिबल साइकिल के 4 ऑपरेशन में हम हीट सप्लाई करेंगे, देखेंगे कितना वर्क हो रहा है और फिर लास्ट में चारों ऑपरेशन की हीट को ऐड करेंगे, वर्क को ऐड करेंगे, देखेंगे दोनों की वैल्यू एकदम सेम आएगी, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन कार्नाट साहब ने करके दिखाया है कि सर अगर कोई रिवर्सिबल साइकिल है तो जितना आप जो है वर्क करें, हीट सप्लाई करेंगे, सिस्टम उतना ही वर्क करेगा। देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, हालांकि हम तो नहीं पढ़ाए हैं, सर पढ़ाए होंगे। देखिए जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो आइडियल होते हैं और जिसके सामने आइडियल शब्द लग गया, जैसे हम लोगों का आइडियल कौन है? ईश्वर। अब आप कहें सर ईश्वर आइडियल है तो हमको जरा उनसे मुलाकात करवा दीजिए, तो हमारे लिए संभव नहीं, लेकिन हम खूब रूपरेखा उनकी बता देंगे कि सर जो पिक्चर में जो रामायण में श्री राम आ रहे थे उसी तरह के होंगे, रामानंद सागर ने कुछ सोच के न बनाया था, उसी तरह के होंगे, लेकिन हम केवल कल्पना कर सकते। तो ये जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, दीज आर ओनली हाइपोथेटिकल एंड थियोरेटिकल, प्रैक्टिकली वो संभव नहीं। अब आप कहेंगे सर नेचर में क्या हो रहा है? देखिए नेचर में जो भी हो रहा है सारे के सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल है, या लैब में जो आप करते हैं सारे के सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल है। लेकिन कार्नाट साहब ने एक रिवर्सिबल साइकिल लिया है और उसकी मदद से उन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि सर सिस्टम को जितना हीट सप्लाई करेंगे वो 100% वर्क में कन्वर्ट होगा, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। तो पहले हम कार्नाट साइकिल की बात करते हैं, फिर आगे तब हम आएंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। तो जरा हेडिंग दे दीजिए, कार्नाट साइकिल। कार्नाट साइकिल, कार्नाट साइकिल। लिखे जाए, कार्नाट यूज्ड ए रिवर्सिबल साइकिल। कार्नाट साइंटिस्ट का नाम है, कार्नाट यूज्ड ए रिवर्सिबल साइकिल for the maximum conversibility of heat into work, the system consists of 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas which is subjected to a series of 4 successive operations, commonly termed as 4 strokes
commonly termed as 4 strokes as given below. As given चलिए अब देखिए, मैं दोबारा बात को रिपीट कर रहा हूँ। कार्नाड साहब ने एक रिवर्सिबल साइकिल लिया है और वह साइकिल किसके लिए लिया है? तो आइडियल गैस के एक मोड उन्होंने आइडियल गैस लिया है और साइकिल में उन्होंने 4 ऑपरेशन यूज किया। वो जो 4 ऑपरेशन है उनको 4 स्ट्रोक के नाम से हम जानते हैं। तो पहले आइए साइकिल बनाते हैं और फिर इसके बाद उसको हम जो है डिस्कस करते हैं। देखिए फिगर आप हमारे जैसा ही बनाएंगे जो है। देखिए पहले बात सुन लीजिए जो मैं बना रहा हूँ, इसके बाद देखिए एक पॉइंट मैं यहाँ बनाऊंगा, दूसरा पॉइंट हल्का सा इससे डाउन करके जो है मैं यहाँ बनाऊंगा। ये देखिए ये पॉइंट जो है, ये दूसरा पॉइंट इसके कंपेरिजन में हल्का सा नीचे होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट जो बनाऊंगा इसके नीचे होगा लेकिन हल्का सा इधर होगा। फिर जो चौथा पॉइंट जो मैं बनाऊंगा देखिए ऐसे आएगा, इसके सीध में नहीं रहेगा, इससे थोड़ा सा पहले रहेगा। तो ये 4 पॉइंट आप बनाएंगे। बन गया इतना ने। चलिए अब जैसे मैं मिला रहा हूँ इसको मिलाइए, इसको इसमें मिलाइए, इसको इसमें मिलाइए, इसको फिर इसमें मिलाइए और इसको आप इसमें मिलाइए। बन गया इतना। चलिए अब देखिए, अब हम रिवर्सिबल साइकिल का नाम लिख रहे हैं। ये है ए और यह पॉइंट है हमारा बी। देखिए हम ए से बी पर आ रहे हैं, वो बता रही है कि सर ए से आप बी पर आ रहे हैं। तो एक स्टेप हमारा हो गया, पहला ऑपरेशन हो गया, ए से बी पर आ गए, ठीक है। चलिए अब देखिए हम बी से, ये हमारा पॉइंट कहलाएगा सी, तो हम बी से सी पर आ रहे हैं। ये दूसरा ऑपरेशन हो गया, बी से सी। एरो बता रही है कि आप इधर जा रहे हैं। फिर अब देखिए अब हम सी से आएंगे, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा डी, तो सी से डी पर आए तो ये ऑपरेशन नंबर 3। और फिर जब डी से ए पर वापस जाएंगे तो ये ऑपरेशन नंबर 4। देखिए ए से स्टार्ट किए और फिर ए पर वापस चले गए तो साइकिल हमारी रिवर्सिबल हो गई। साइकिल का नाम है ए बी सी डी, ठीक है। चलिए अब देखिए जो है, अब हम इसमें जो है इसके प्रेशर और वॉल्यूम को लिखें। तो आप भी समझ रहे होंगे कि सर ए ही हमारा इनिशियल है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा उसको कहेंगे P1 और जो वॉल्यूम होगा उसको कहेंगे V1, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमको वॉल्यूम से मतलब है, प्रेशर से कोई बहुत मतलब नहीं है। प्रेशर जब पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे। अब उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो होगा ये कहलाएगा V1। डॉटेड लाइन बना के उसको बनाइए, वो V1 है। पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वो कहलाएगा V1। ए से कहाँ जाएंगे हम बी पर, जब बी पर आएंगे तो इसको हम कहेंगे P2 और V2, ठीक है।
चलिए इसके करिस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा उसको हम कहेंगे V2। अब इसके बाद जब पॉइंट सी पर आएंगे तो इसको कहेंगे जो है P3 और V3, और इसके करिस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा उसको कहेंगे V3। आगे बढ़े, अभी आपको बनाए नहीं। चलिए आप सी से डी पर आएंगे तो डी पर आएंगे तो ये हो जाएगा P4 और V4, यानी इसके करिस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा वो कहलाएगा हमारा V4। तो देखिए चारों वॉल्यूम आ गया वॉल्यूम और इसके पर P1 P2 V3 V4। ठीक है। चलिए अब एक चीज और सुनना है। देखिए ऐसा है कि जब ए से जाएंगे तो इसको कहेंगे ऑपरेशन नंबर 1 या स्ट्रोक नंबर 2। जब बी से सी पर आएंगे तो ऑपरेशन नंबर 2 कहिए या स्ट्रोक नंबर 2। तो ये चारों ऑपरेशन इसमें दिए हुए हैं। अब आपको ये देख के फिगर बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल है और कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक। ये आपको थोड़ा गेस करना है, इसमें कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल है और कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक है। थोड़ा गेस कीजिए। हम तो नहीं पढ़ाए हैं लेकिन सर ने एक फिगर आपको बनाया होगा, वो फिगर में आप अच्छा ए से बी आइसोथर्मल। चलिए भाई ये कह रहे हैं कि सर ए से बी पर जाएंगे तो आइसोथर्मल, और ये आइसो हो गया। अच्छा बी से सी पर जाएंगे तो एडियाबैटिक, यानी ये वाला देखिए ये वाला कर्व आपका एडियाबैटिक होगा। यानी इसका मतलब कि आप लोगों को कुछ बातें याद हैं अपनी। ये देखिए इस तरह का फिगर सर ने एक बनवाया, कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखिए अब पहचानेंगे कैसे। तो देखिए जब प्रोसेस आइसोथर्मल होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रेशर में बहुत कम चेंज होता है। तो देखिए ए और बी का प्रेशर में चेंज तो है लेकिन बहुत कम, तो वहां कहेंगे प्रोसेस आइसोथर्मल है। लेकिन ए और जब सी में देखेंगे तो प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंज है, तो जब बहुत ज्यादा चेंज होगा तो हम कहेंगे कि प्रोसेस वहां पर एडियाबैटिक है। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो देखिए जब ए से बी पर जाएंगे तो आइसोथर्मल, बी से सी पर आए तो एडियाबैटिक, और फिर सी से डी पर जाएंगे तब अच्छा सी से डी पर जाएंगे तो फिर आइसोथर्मल, और जब डी से ए पर जाएंगे फिर एडियाबैटिक। देखिए दोनों प्रोसेस दो बार रिपीट हुए, 2 बार आइसोथर्मल 2 बार एडियाबैटिक। बात समझ लीजिए, जब ए से बी पर जाएंगे तो आइसोथर्मल। अब प्रेशर के हिसाब से आप मेजर करेंगे, प्रेशर में अगर बहुत थोड़ा सा अंतर है तो कह देंगे कि प्रोसेस आइसोथर्मल है। और जब बी से सी पर आएंगे तो देखिए बी का प्रेशर ये है, सी का प्रेशर में ज्यादा अंतर है तो कह देंगे कि एडियाबैटिक है। और देखिए जब सी से डी पर फिर जाएंगे तो प्रेशर में हल्का सा चेंज है तो कहेंगे कि आइसोथर्मल है। और जब डी से ए पर जाएंगे तो फिर प्रेशर में ज्यादा चेंज हो रहा है तो कहेंगे कि आपका जो है एडियाबैटिक है। यानी दोनों ऑपरेशन दो बार किए, 2 बार आइसोथर्मल 2 बार जो है एडियाबैटिक। अब आप ये बताएं एक चीज हमको कि प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है। नहीं तो पी और टी में क्या रिलेशन, प्रोपोर्शनल होगा। यानी इसका मतलब ये जैसे वही रिलेशन जो आप कह रहे हैं पी वी इक्वल टू आर टी, अगर भी और आर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसका मतलब ये है कि सर अगर कहीं पर प्रेशर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा। अब आप इस फिगर को देख के बताइए सबसे हाई वाला प्रेशर किस पॉइंट पर है, ए पर है कि बी पर है कि ए पर है, और वहां पर प्रेशर कितना है P1 है, सबसे हाई प्रेशर। तो यानी इसका मतलब कि वहां टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो देखिए हम 2 टेम्परेचर साइकिल में यूज करेंगे, एक टेम्परेचर को हम T1 यूज करेंगे, दूसरा को T2,
और आप भी जानते हैं अगर T1 T2 दिया है तो T2 ज़्यादा होता है, T1 कम होता है। यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा हम उसको कहेंगे T2, और जो नीचे टेम्परेचर होगा C से D वाला इसको मैं कहूँगा T1। ये बात आप थोड़ा देखिए, सोच सोच के लिखना, एकदम रट कि कहाँ ज़्यादा लिखेंगे कहाँ कम लिखेंगे। हाँ अब देखा आपका दिक्कत हो गया। अच्छा ये बताओ प्रेशर कहाँ सबसे ज़्यादा है, ए पर है कि हाँ? तो तुम ही तो कह रहे हो सर जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो भाई T2 ज़्यादा है। हाँ तो सुनिए देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप हमको फिजिक्स से कंपेयर न करें। वो भाई देखिए बात मैं बता दूँ रीजन क्या है। वो जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं ओल्ड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं, हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं वो नई वाली पढ़ाते हैं। तो हाँ लेटेस्ट वाली। तो और दिक्कत यह है कि अगर वो हमारी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा देंगे तो फिजिक्स का टीचर काट पीट के जीरो कर देगा। तो उनकी मजबूरी है कि उनकी किताबों में पुरानी थर्मोडायनेमिक्स दिया हुआ है, हमारी किताब में नहीं दिया है। तो अब हम एक्सप्लेन भी तो नहीं कर पाएंगे आपको, अगर ये मान लेंगे तो। हाँ बनी जो भी है करे चाहे न करे वो तो बात दूर की है। तो आप प्लीज हमको कंपेयर न करें, क्योंकि हम जो है रीजन यही है, ओल्ड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं उनका उसी तरह का दिया है, हम लोग जो पढ़ाते हैं वो हम लोग की किताब में जो नया दिया है उसके अनुसार हम लोग पढ़ाते हैं। तो देखिए अब यही लॉजिक यही समझना है कि सर इसको क्यों हमने T2 लिखा, क्योंकि प्रेशर हाई है और अब टेम्परेचर केवल दो ही लिखना है T1 T2। तो अब इसमें टेम्परेचर हाई है इसलिए हमने वहाँ T2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए जब आप B से C पर आएंगे तो प्रेशर घट गया, जब प्रेशर घट गया तो टेम्परेचर भी घट गया। अब एक चीज और ध्यान दें, या T2 A का भी टेम्परेचर है B का भी, क्योंकि वहां तक प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो A पर भी टेम्परेचर T2 है, B पर भी टेम्परेचर T2 और C का टेम्परेचर T1 है, D का टेम्परेचर T1। एक टेम्परेचर दो पॉइंट को जो है रिपोर्ट कर रहा है। अब एक चीज ये सोचना है कि जब A से B पर आएंगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखिए जब पॉइंट A पर है तो वॉल्यूम V1 है, B पर गए तो वॉल्यूम V2 है। सोच के बताइए घटा कि बढ़ा? बढ़ा। भाई ये V1 है और यहाँ से लेके V2 के लिए क्लियर बता रहे कि बढ़ रहा। अब ये बताइए मान लीजिए कहीं पर वॉल्यूम को इंक्रीज करना है तो आप हीट सप्लाई करेंगे कि हीट को जो है रिलीज कराएंगे? हीट देंगे, और जब हीट देंगे तो Q का साइन होगा पॉजिटिव। तो देखिए ये प्लस का मतलब वो हीट दे रहा है। अब दिक्कत ये है कि चूंकि टेम्परेचर T2 है तो जो हीट हम सप्लाई करेंगे तो उसको हम कहेंगे Q2, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जैसे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, उसी तरह से Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। तो जब टेम्परेचर T2 है तो जो हीट सप्लाई करेंगे उसको हम कहेंगे Q, ठीक है। चलिए अब आइए B से C पर आएंगे तो देखिए B पर टेम्परेचर T2 है, C पर टेम्परेचर T1 है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। देखिए यहाँ प्रोसेस एडियाबैटिक है और एडियाबैटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू 0 होती है, ना तो हीट सप्लाई होगा ना तो देखिए यहाँ पर Q की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ देखिए ये D से भी एडियाबैटिक है, यहाँ भी Q की वैल्यू 0 हो, तो दो जगह तो Q मेरा 0 हो। अब आइए अब जब B से C पर आएंगे तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है। टेम्परेचर जब डाउन होगा तो एनर्जी बाहर जाएगी, रिलीज होगी, तो इसको हम कहेंगे -Q। लेकिन टेम्परेचर T1 है तो उसके करिस्पॉन्डिंग इसको कहेंगे -। अब जाके साइकिल कंप्लीट हो गई। ये सिंबल उस पर लिखना है, आप ये लिख लीजिए सब जो लिखे हैं। जो लिखे हैं उसका जो है टेम्परेचर और Q की वैल्यू जहाँ जहाँ लिखे हैं उसी साइन के साथ लिखिए, क्योंकि उसी के अनुसार हम डिस्कस करेंगे।
चलिए देखिए, सबसे पहले हम ऑपरेशन कहें या स्ट्रोक कहें, मतलब वही है। सबसे पहले हम जो है पहले स्ट्रोक की बात करेंगे, यानी पहले ऑपरेशन की बात हम करेंगे। चलो देखिए, पहला ऑपरेशन कब होगा, अभी आपको क्लियर करने के नहीं पाया लगता है। चलिए, पहला ऑपरेशन तब होगा जब हम ए से बी पर जाएंगे। ये हमारा ऑपरेशन फर्स्ट होगा या स्ट्रोक फर्स्ट का है। अब आपको ये बताना है कि जब ए से बी पर जाएंगे तो प्रोसेस किस तरह का है, एक्सपेंशन हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो इस ऑपरेशन की हेडिंग क्या होगी, हेडिंग होगी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसकी हेडिंग होगी स्ट्रोक नंबर 1 की आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हेडिंग दे दीजिए। हेडिंग भी आप एकदम फिगर के माध्यम से बना देंगे, हेडिंग याद नहीं करना है कि कहाँ क्या होना है। तो स्टेप नंबर 1 जो प्रोसेस है उसको कहेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब देखिए, अब हम लोग को करना क्या है ये बात समझिए। देखिए, हम लोगों को करना ये है कि ये जो हमारी चारों ऑपरेशन है या चारों आप स्ट्रोक है, हम प्रत्येक ऑपरेशन में ये पता लगाएंगे कि क्यू की वैल्यू क्या है और कितना सिस्टम ने वर्क किया, यही हमको पता लगाएंगे। तो हम ऑपरेशन नंबर फर्स्ट में हम पता लगाएंगे कि यहाँ क्यू की वैल्यू क्या है और डब्ल्यू सिस्टम कितना वर्क कर रहा है। ये आपको मालूम है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है। जब भी वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा तो डब्ल्यू का साइन नेगेटिव होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ये सब आप जो है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। तो चलिए लिखिए, द गैस इज अलाउड, the gas is allowed to expand reversibly and isothermally at the temperature T2, so that the volume increases from V1 TO2 V2 V1 to V2। भाई ए पर है तो वॉल्यूम V1 है, बी पर चले गए तो V2 हो गया। Since in the isothermal expansion, delta E is equal to 0, then from the first law of thermodynamics, चलिए अब बात करते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि जब प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो डेल्टा ई की वैल्यू 0 होगी। ये कहाँ से 0 आ गया? जब प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो कह रहे हैं कि सर डेल्टा ई की वैल्यू 0 होगी। ये डेल्टा ई का 0 कहाँ से आया? सुनिए, एक आप रिलेशन जानते हैं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और इससे जानेंगे डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। और आइसोथर्मल का मतलब है
तो जब डेल्टा टी 0 तो डेल्टा ई भी 0। तो हमने सीधे डेल्टा ई की बात कर दिया, डेल्टा ई इक्वल टू होगा 0। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आइए, अब इसमें डेल्टा ई का मान रखिए। आपने कहा है डेल्टा ई की वैल्यू 0 होगी, तो 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू और क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। चलिए ये देखिए, ये जो आया क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर आप हीट दे रहे हैं, क्योंकि क्यू का साइन पॉजिटिव है, डब्ल्यू का निगेटिव है कि सर वर्क ऑफ एक्सपेंशन होना चाहिए, और वही आपका हो रहा है। वॉल्यूम V1 से V2 हो रहा है, मीन्स वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है। मैंने बात आपके अनुसार सही है। चलिए अब बात ये करना है कि देखिए, जो हम हीट सप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, तो जब टेम्परेचर T2 है और जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो Q के जगह आप अपने मन से हम लिखेंगे Q2। ये Q2 अपने मन से लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि टेम्परेचर T2 है, तो जो हीट सप्लाई करेंगे T2 के करिस्पॉन्डिंग होगी और हम उसको कहेंगे Q2। अब देखिए, जब आपका स्ट्रोक नंबर 1 में या ऑपरेशन नंबर 1 में जो वर्क होगा हम उसको W1, सेकंड में होगा W2, थर्ड में होगा W3, फोर्थ में, तो इसका तो वही क्रम रहेगा W1, W2, W3, W4। लेकिन जब Q का जो आप करेंगे वो टेम्परेचर से रिलेट करके लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो कहलाएगा हमारा माइनस W। अभी आप लिखेंगे नहीं, अभी मैं इसको लिखवा दूंगा। अब देखिए, बात एक चीज और समझना है। सर ने आपको जो है, एक आपके सिलेबस में ये है कि कैलकुलेशन ऑफ W, Q, डेल्टा ई, डेल्टा ए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, ये सर पढ़ाएंगे। कैलकुलेशन में हम लोग रिलेशन निकलवाते हैं। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है और वहां पर अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है, तो सर ने एक रिलेशन पढ़ाया होगा, W इक्वल टू माइनस nRT ln V2 बाई V1, या अगर ln के जगह log लिखे होंगे तो यहाँ लिखोगे माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1। ये रिलेशन पढ़ाए होंगे हम लोग वहां से। इसी रिलेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ भी मेरा प्रोसेस आइसोथर्मल है और यहाँ पर वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस रिलेशन को हम यहाँ यूज करेंगे। तो W का मान देखिए निगेटिव है, और ये जो निगेटिव आपका आया है वो फार्मूला की मदद से, तो हम W का मान सीधे इसकी मदद से लिखेंगे। अब देखिए, अब मान मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, और W1 का मान जो है, N क्या है? नंबर ऑफ मोल है। देखिए थियरी में देखेंगे, 1 मोल आइडियल गैस हमने लिया, तो N यहाँ से गायब हो गया, तो N गायब हो गया, तो यहाँ से मिलेगा माइनस RT और ln V2 बाई V1। अब देखिए, अब हम मिलाएंगे कि हमारे अनुसार ये सही है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ इन्होंने टेम्परेचर T लिया है, हमारा टेम्परेचर क्या है? T2 है, तो T के जगह मैं लिखूंगा T2। हम इसको डिराइव नहीं करेंगे, इसकी मदद से मैं यहाँ लिखूंगा T के जगह T। अब वॉल्यूम देखिए, इनका फाइनल V2 है, इनिशियल V1 है, तो आप जब A से B पर जा रहे हैं तो वॉल्यूम देखिए कितना है? A से B पर वॉल्यूम कितना है? V2 है, A पर कितना है? V1 है, यानी ये उसी के अनुसार। तो अब हमारा रिलेशन ये होगा। अब रिलेशन होगा क्या? तो Q के जगह हम प्लस लिख देंगे, प्लस Q2 इक्वल टू, ये आपका हो गया जो है माइनस W1 इक्वल टू, ये हो जाएगा RT2 ln V2 बाई V1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। देखिए, ये जो आया है इसका मतलब सुनिए, हमने आपको ये कहा था कि प्रत्येक ऑपरेशन में हम पता लगाएंगे कि कितना हीट सप्लाई हो रही है, सिस्टम कितना वर्क कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे प्लस साइन बता रहा है कि सर हीट सप्लाई कर रहा है, उसकी वैल्यू Q2 है, Q2
का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे सर RT2 ln V2 बाई V1। अगर मान लीजिए सिस्टम कितना वर्क किया तो माइनस ये बता रहा है कि सर वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, लेकिन अगर W1 का मान आपसे पूछेगा तो फार्मूला आप बताएंगे RT2 ln V2 बाई। तो यह जो वैल्यू आई है ये Q के लिए भी है और W के लिए, दोनों के लिए हमने जो है ऑपरेशन नंबर 1 में हमने हीट की वैल्यू निकाल दिया और वर्क कितना होगा ये भी निकाल दिया इस फार्मूले की मदद से। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन में मेरा दोनों काम हो गए, Q2 की वैल्यू क्या है और W1 का मान क्या है। तो कहाँ तक लिखे थे? हाँ, Q इक्वल टू माइनस। अब इसके बाद लिखिए that is the heat absorbed is equal to the work of expansion फुल स्टॉप देकर लिखेंगे if Q2 is the heat absorbed by the system, at temperature T2 and W1 is the work done by the system, then अब देन करके ये दोनों लाइन उतारेंगे और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। जरा हेडिंग दे दिए कि स्ट्रोक नंबर 2 और इसके बाद सोचिए कि स्ट्रोक नंबर 2 की हेडिंग क्या होनी चाहिए। हाँ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। कहाँ घट रहा? अरे भैया ये V2 है, ये V3 है, घट कहाँ रहा? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो ये दोनों प्रोसेस एक्सपेंशन वाले हैं। ए से बी पर गए वहाँ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जब बी से सी पर आए तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन। 2 बार एक्सपेंशन होगा, जब हम यहाँ से वापस होंगे तो 2 बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, 2 बार वॉल्यूम घटेगा फिर ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएंगे। तो हेडिंग होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। लिखे द गैस इज देन अलाउड TO2 expand reversibly and
adiabatically from the volume V2 TO2 V3। चलिए पैराग्राफ चलिए। देखिए जब भी जो है वॉल्यूम इंक्रीज करेगा सिस्टम को ही वर्क करना पड़ेगा, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, ऑन द सिस्टम नहीं होगा। लिखे जरा सिंस वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिंस वर्क इज डन बाय द सिस्टम adiabatically by the system adiabatically, कमा दे देंगे, it is not in position, it is not in position TO2 absorb heat, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और रिलीज भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने कहा दिया सर प्रोसेस एडियाबैटिक है, इसीलिए हमने देखिए यहाँ लिख दिया है Q की वैल्यू 0, यानी इस ऑपरेशन में आपको Q नहीं निकालना है, केवल क्या निकालना है W। W कितना होगा, क्योंकि प्रोसेस एडियाबैटिक है, ना तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा ना तो हीट को वो रिलीज करेगा, जो है फुल स्टॉप देकर एब्जॉर्ब हीट फुल स्टॉप। The temperature of the system decreased from, ऐसे लिखेंगे T2 to T1, टेम्परेचर T2 से T1 हो जाएगा, डिक्रीज फ्रॉम T2 to T1 फुल स्टॉप। Since Q is 0, then from the first law of thermodynamics, चलिए थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम अप्लाई करते हैं, डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, और Q की वैल्यू 0 उतारते रहिए, जो मैं लिख रहा हूं कुछ समझाना नहीं है हमको। डेल्टा E इक्वल टू W, यानी देखिए इसका मतलब क्या है, डेल्टा E इक्वल टू W, यानी जो भी एनर्जी में चेंज होगा वो वर्क में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ सोचिए कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है कि कंट्रैक्शन हो रहा है। जब B से C पर जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है। तो सर जब वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है तो आप कहेंगे कि सर W का साइन निगेटिव होना चाहिए, वो भी आपको ख्याल करना है कि क्या हो रहा है। तो अब देखिए निगेटिव करने का दो तरीका है, या तो जो आप फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लिखे इसी को शुरू में W को निगेटिव कर दिए होते, क्योंकि वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा आपको ऑलरेडी मालूम है। या दूसरा है कि अगर इस तरह से आ गया तो हम रिपोर्ट लगाएंगे कि सिंस वर्क इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन सो W शुड बी निगेटिव, ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि W को निगेटिव करना है क्योंकि वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो लिखे जाए, since the process involved expansion of the gas, so work will be negative, उसी क्रम में लिख देंगे that is डेल्टा E इक्वल टू माइनस W, डेल्टा E इक्वल टू माइनस W।
दिया कि भाई वर्क निगेटिव होना चाहिए, इसलिए निगेटिव साइन आया है। अब आगे बढ़ाइए। नाउ एक आप रिलेशन जानते हैं, सी बी इक्वल टू होता है डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट भी, सब रिलेशन आपको मालूम है, लिख लीजिए। तो लिख लीजिए, आगे मैं इसको बढ़ाता हूँ। ये फार्मूला आपको याद है, सी बी इक्वल टू होता है डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट भी। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी को साइड में हटाएंगे। तो जैसे भी को यहाँ से हटाएंगे, एक तरीका होता है कि ये पार्शियल डी में चेंज हो जाए। ये कोई फार्मूला नहीं है, एक लिखने का केवल तरीका है। जैसे भी साइड से हटेगा वो पार्शियल डी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी मदद से हम ये लिख सकते हैं डी इक्वल टू सी भी इंटू डी टू। तारीख डी इक्वल टू सी भी इंटू डी टू। चलिए अब आप यहाँ देखिए, ये डी और डेल्टा ई दोनों का मतलब एक ही तरह का है। डी का मतलब स्मॉल चेन, डेल्टा का मतलब चेन। तो हम डी के जगह हम लिखेंगे माइनस डब्ल्यू। तो देखिए अब मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखूंगा मैं माइनस डब्ल्यू, इसकी मदद से हमने लिख दिया। और इक्वल टू हमने लिख दिया सी भी इंटू, अब डी टी के जगह सोचना है कि क्या लिखना है, या डी टी के जगह जो है क्या लिख रहा है सोचना है। अब बात करते हैं, ये हमारा प्रोसेस नंबर सेकंड है। तो हमने बताया था कि फर्स्ट में W1, सेकंड में W2, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे W2, क्योंकि स्ट्रोक नंबर सेकंड है इसलिए हम उसको कहेंगे W2। वो माइनस W तो आ गया, W2 भी आप समझ गए कि स्ट्रोक नंबर 2 है। अब आइए इसके बाद जो है ये CB हो गया। यहाँ DT का मतलब क्या होता है? हाँ, D2 का मतलब होता है T2 माइनस T1, यानी हायर में से लोअर को हम घटाएंगे, या कहिए कि हम सर फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? पॉइंट बी से आ रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं? सी पर। पॉइंट बी पर टेम्परेचर कितना है? T2 है। सी पर कितना है? टेम्परेचर T1 है। देखिए तो आपका इनिशियल क्या हो गया? T2। T2 आपका इनिशियल है। ख्याल कीजिए, फिगर की मदद से चलना है, इधर उधर बैठाना नहीं है। T2 आपका इनिशियल है और T1 आपका जो है फाइनल है। तो फाइनल में से इनिशियल को घटाइए। हाँ, T1 माइनस T। ये देखिए वहां चलना है कि हम कहां से कहां चल रहे हैं। तो B से C पर चल रहे हैं, तो B मेरा इनिशियल, तो इनिशियल हमारा T2 हो गया, फाइनल हमारा T1 हो गया। तो हम जो है फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे, तो T1 माइनस T2। जैसा आप चाहते हैं वैसा भी मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस W2 माइनस CB T2 माइनस। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर। तो इतना उतार लिए, दो प्रोसेस हो गया। इसमें Q ऑलरेडी 0 है, शेष दो को कल में पढ़ा के तब आपको जो है जोड़ के दिखाएंगे, लेकिन फिगर के अनुसार ही चलेंगे।